दोस्तों नमस्कार। पूरे बरस हम लोग यही चर्चा करते रहे कि कौन सी कंपनी बिक गई और किस कंपनी को बेचने के लिए सरकार बेचैन है। पूरे बरस चिंता यही होती रही, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन अब ये सारी चीजें भूल जाइए, क्योंकि हर दिन सुबह उठकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अभी तक आप परेशान हो रहे होंगे। अब एक नई परिस्थिति है, क्योंकि नया वित्तीय वर्ष, न्यू फाइनेंशियल ईयर कल से शुरू हो रहा है और इस वित्तीय वर्ष को लेकर सरकार का बहुत साफ मानना है, जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें से ज्यादा बड़ी हिस्सेदारी सरकार की होनी चाहिए। सरकार का बहुत साफ मानना है, अगर हमारा डिसइन्वेस्टमेंट फेल हो गया, हमारे पास लोग आए नहीं कंपनियों को खरीदने के लिए, तो हमने प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण की तरफ अपने पांव बढ़ा दिए। अब वहां भी लोग नहीं आ रहे हैं तो हम एक नई व्यवस्था करते हैं, इसको हम कहते हैं मोनेटाइजेशन, यानी हर चीज की कीमत लगाना, और जो कीमत लगाएगा उसे यह दे दिया जाएगा। और कीमत पहली बार भारत की उस जमीन की भी लगेगी जिस जमीन पर सरकार की कंपनियों का कब्जा है। सिर्फ कंपनी नहीं, बल्कि इस देश में रेलवे का जिस जमीन पर कब्जा है, बल्कि इस देश के भीतर में डिफेंस की जो जमीन है उस पर जिसका कब्जा है। इससे पहले जो एयर इंडिया के पास जो भी जमीन और इमारतें थी वह भी बेची गई है। तो क्या फर्क पड़ता है अगर डिसइन्वेस्टमेंट फेल हो गया? प्राइवेटाइजेशन को लेकर इस देश में लोगों के पास पैसा नहीं बचा, तो अब मोनेटाइजेशन की दिशा में हम बढ़ चुके हैं। और खास तौर से न्यू फाइनेंशियल ईयर जो 2022-23 शुरू होगा, आपकी जिंदगी और आसान होने वाली है। आसान इस मायने में कि अब आप कहेंगे नहीं कि हम महंगाई से पीड़ित हैं। आप जरा ये सोचना शुरू करें, अगर आप नेशनल हाईवे पर ट्रेवल करेंगे तो वहां पर आपको कार में सफर करेंगे तो न्यूनतम 10 रुपए प्रति टोल आपको ज्यादा देना पड़ेगा। गाड़ी बड़ी होती चली जाएगी, कॉमर्शियल होती चली जाएगी, तो यह प्रति टोल तकरीबन 65 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। पहले इसी बात का जिक्र कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद इस देश को बेचने और खरीदने का जो सिलसिला चल रहा है उसमें इस देश की 5 कंपनियों को लगाया गया है। हमें लगता है 5 कंपनियों से शुरुआत करनी चाहिए और कल से जो आपके जिंदगी पर असर पड़ेगा उसके बाद उस पर आएंगे। जो 5 कंपनियां हैं उसमें नई कंपनी एक बनाई गई है, NLMC यानी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। बड़ा क्लियर कट है कि जो भी जमीन है उसको मोनेटाइजेशन की दिशा में ले जाना है और उसको बेच देना है। और हम अपने तौर पर तय नहीं करेंगे, हम कुछ प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे, उनको वेतन देंगे और उसके बाद वो तय करेंगे कि किस क्षेत्र की कौन सी जमीन किसे बेची जानी है, जिससे सरकार को एक फायदा हो। यानी सरकार गवर्नेंस के तौर पर नहीं, धंधे के तौर पर जाने जाए, सरकार बिजनेस करने लगे। और बिजनेस के आसरे सरकार को इस बात का एहसास हो चला है कि दरअसल खजाना खाली हो रहा है, देश के भीतर में इंडस्ट्री प्रोडक्शन कहीं हो नहीं पा रहा है जिससे इस देश का पेट भरा जा सके। तो क्यों नहीं सारी चीजें बेचने के सिलसिले में हम खड़े हो जाएं। इस नई कंपनी को बनाया गया इसी महीने 9 तारीख को बनाया गया, कैबिनेट ने डिसीजन लिया जो NLMC बनाई गई। लेकिन इससे पहले इस देश के भीतर में 4 कंपनियां और काम कर रही है, जिसमें हर कोई जानता है एक दीपम नाम की कंपनी है। दीपम का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसके जरिए कंपनियां बिक रही थी। उसके बाद आया NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यह उसके बाद निकल कर आया, तीसरी कंपनी थी। उसके बाद एक आया इन्वेस्ट इंडिया, यह चौथी कंपनी, और 5वीं कंपनी है NMP नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसके मातहत इस देश के तमाम मिनिस्ट्रीज को जो प्राइवेटाइजेशन होना है वो उसका आकलन कर रहे हैं और उससे तकरीबन 4 बरस में 6 लाख करोड़ रुपए कमाने हैं। अब सवाल है जमीन से कितना कमाना है। अब सवाल है जो कंपनी नहीं खरीद पा रहे थे उनको अगर जमीन का लालच दे दिया जाए तो इस देश में जमीन का बड़ा महत्व है। रेलवे के किनारे की जमीन, कैंटोनमेंट के बाहर की जमीन, जो भी बड़ी कंपनियां काम करती थी, BSNL जो शहर में था उसकी जमीन, जो भारत मूवर्स था खास तौर से बेंगलोर में उसकी जमीन, सारी जमीनों को बेचते चले जाइए, जो भी पैसा आ रहा है लेते चले जाइए। और पहली बार इस देश को बेचने के सिलसिले में 5 इस तरीके से संस्थान काम कर रहे हैं। हम इस पर आए कितनी जमीन कैसे बेची जाएगी, खास तौर से वो मिडिल क्लास, वो मध्यम वर्ग तबका जो शहरों में रहता है।
और खास तौर से लोअर मिडिल क्लास भी जरा सोचना शुरू कर दे उसकी जिंदगी पर इस नए फाइनेंशियल ईयर में, नए वित्तीय वर्ष में असर क्या पड़ने वाला है। जो प्रोविडेंट फंड है, अब उसमें अगर 2.5 लाख से ज्यादा पैसा है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स के दायरे में आ जाएगा। इससे पहले नहीं आता था। प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि, जो पैसा भविष्य के लिए जमा करते हैं, सरकार उसको भी टैक्स के दायरे में ला रही है। जो किफायती घर खरीदने का जिक्र था कि अगर आप 45 लाख से कम का घर खरीदते हैं तो उस पर जो आप इंटरेस्ट रेट देते हैं वो 1.5 लाख तक की आपको मुक्ति मिल जाती थी उसमें, अब वह भी खत्म हो जाएगा कल के बाद से। जो क्रिप्टो करेंसी का धंधा कर रहे हैं इस देश के भीतर में, अब उन्हें 30% टैक्स कल से देना शुरू करना होगा। 30% डायरेक्ट टैक्स उनको देना ही पड़ेगा। जो दवा है, जो लाइफ बचाने के लिए होती है, जिसको लाइफ सेविंग ड्रग्स कहते हैं, उसकी एक गवर्नमेंट ने फहरिस्त बनाई। कमाल की सरकार है। पूरी दुनिया में सरकार बनाती है कि अच्छा ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है, इसकी कीमत सस्ती कर जाए, इसको सस्ते में उपलब्ध कराया जाए, लोगों को सहूलियत से मिल जाए। लेकिन भारत में एक उल्टी धारा है। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, ऐसी तकरीबन 800 दवाओं पर 10% की कीमत कल से बढ़ जाएगी। कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जिंदगी और आसान होती चली जा रही है अगर हम सरकार के नजरिए से सोच रहे हैं। अभी तक पैन और आधार को लेकर जो संकट था वह भी कल से खत्म। अगर आपने नहीं जोड़ा है तो पहले 500 रुपए का फाइन लगेगा, जून के बाद वो 1000 रुपए लगेगा। तो तैयार हो जाइए, वह लोग जो पैन भी रखते हैं और बैंक का अकाउंट भी जिनके पास है। यह अलग मसला है कि अब आपको कितने चक्कर कहां लगाने होंगे, टेक्निकली चीजों को कैसे समझना होगा, बैंक के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। खाली समझिए आप पर बोझ क्या पड़ने वाला है। इसके बाद जो जीएसटी के माध्यम से जो 20 करोड़ से ज्यादा का धंधा करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनको अब अपने साथ इनवॉइस जो होगा वह ई इनवॉइस लेकर चलना होगा। अभी तक नहीं होता था तो हम लोग हार्ड कॉपी कोई भी दिखा देता था, ट्रक वाला जा रहा है हार्ड कॉपी। अब अगर नहीं होगा ई इनवॉइस तो ऐसे में आपका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। और बिजनेस टू बिजनेस ई इनवॉइसिंग मस्ट है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो इनपुट टैक्स जो होता है, क्रेडिट जो आपके हिस्से में आना चाहिए, वह भी रोक दिया जाएगा। और जो सफर कर रहे हैं तो हमने जिक्र कर दिया कि नेशनल हाईवे पर 10 से 65 रुपए तक रुपया जो है बढ़ जाएगा। यह असर जिंदगी पर कल से ही पड़ने वाला है। अगला सवाल सबसे बड़ा है कि क्या वाकई इस देश के भीतर में अर्थव्यवस्था इतनी डामाडोल है कि सरकार को 5 कंपनियों को तैयार करना पड़ा कि कोई कंपनी इसको बेचे, कोई पीएसयूज को बेचे, कोई सरकारी कंपनियों की इमारतों को बेचे, कोई इन्वेस्ट के लिए अलग अलग लोगों को पकड़ कर लेकर आए, कोई हम बेचना चाहते हैं तो उसके खरीदार को खोजने निकल पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी सोचिए जरा, भारत पेट्रोलियम को हम नहीं बेच पा रहे हैं। एयर इंडिया को हमने बेचा तो जो 64,000 करोड़ के घाटे में था उसको हमने टाटा को दे दिया 18,000 करोड़ में। अगर ऐसी स्थिति आई, और एक फहरिस्त बहुत साफ तौर पर बताती है कि जिस तरीके से इस देश में डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर जो भी टारगेट लिए जा रहे थे, अगर इस दौर में वो फेल हो गए, कौड़ियों के मोल देने के बावजूद भी कौड़ियों के मोल कोई लेने को तैयार नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अब कॉरपोरेट भी समझ रहा है कि हम लेने के बाद क्या करेंगे, उसका हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसको खरीदेगा कौन। यानी एक नाजुक स्थिति इस देश की इकोनॉमी की है। लेकिन सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शंस लोगों की जिंदगी को लेकर अपनी सुविधाओं से जोड़ते हुए टैक्स के जरिए लगाई है, वह एक अनूठी परिस्थिति है। अब ये आइए एक एक करके जरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जो सरकार की नई स्थिति है, सरकार ने तय किया कि ओएनजीसी का जो उसके पास 60% हिस्सेदारी है, उसमें से 1.5 हिस्सेदारी बेच देंगे। दुनिया भर के भीतर जब तेल को लेकर संकट मंडरा रहा हो, भारत के भीतर भी तेल को लेकर रूस और यूक्रेन से जोड़कर एक नई परिस्थिति की दिशा में जा रहे हो, तो ऐसे वक्त में सरकार ओएनजीसी को लेकर आज से ही 31 मार्च से ही जो ऑफर फॉर सेल है वह खुल रहा है। आप चाहें तो खरीद सकते हैं, आपके पास पूंजी अगर है तो आप ले सकते हैं। यह 1.5% हिस्सेदारी की कीमत सरकार लगा रही है, 3,000 करोड़ रुपए का उसको लाभ होगा। क्या बेचने की जरूरत हो गई, यह आपके भीतर एक सवाल आना चाहिए, क्योंकि जब जिस कंपनी की जरूरत किसी देश को सबसे ज्यादा है तो जाहिर है प्राइवेट सेक्टर को भी उसकी जरूरत ज्यादा होगी। और जब हम टॉप ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर ओएनजीसी का जिक्र कर रहे हैं तो यह और मुसीबत वाली चीज है कि इसका मतलब है सरकार चीजें संभालना नहीं चाहती है, जिम्मेदारी से भागना चाहती है, या उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम है तो सिस्टम कोलैप्स हो चला है और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देके जो पैसा निकाल सकते हैं उसको
उसको निकालकर खुद को चलाते रहे तो ऐसे में तो देश कल फकीर हो जाएगा, देश की स्थिति आ जाएगी झोला पकड़ने वाली। क्या वाकई ऐसी स्थिति में देश को ढकेला जा रहा है कि एक भीतर से देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था जो है वो कमजोर होते होते डामाडोल होकर एक लिहाज से टूटने की दिशा में आ जाए? हो सकता है, क्योंकि जो पूरी लिस्ट हमारे पास निकल कर आई उसमें सोचिए डिसइन्वेस्टमेंट फेल हो गया है। इसलिए फेल हो गया है क्योंकि पहला टारगेट जो 2021-22 का लिया गया था, बीते फाइनेंशियल ईयर का, जो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, 1,75,000 करोड़ पूरा नहीं हुआ। हमने उसको कम कर दिया, सरकार बोली इतना हो नहीं पा रहा है, इसको कम कर दिया जाए। कम करने के बाद कहा गया 78,000 करोड़ रुपया, लेकिन फिर वह भी नहीं हुआ। और जो सरकार का आखिरी आंकड़ा जो जनवरी तक का निकल कर आया उसमें पता चला कि 45,485 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। यानी कहां से चले थे कहां आ गए। और अब 2022-23 का टारगेट पहली बार 2014 के बाद से सबसे कम रखा गया है। टारगेट ही कम रख दिया गया, सिर्फ 65,000 करोड़ रुपया। इससे पहले जो वसूली होती रही 1 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए का बेच देंगे, ये बेच देंगे, वो बेच देंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था डावाडोल तो खरीदार कहां होगा, वह भी लापता हो गया। अब यहां पर जो 9 मार्च को कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, जो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन जो है, इसमें जो सरकारी उपक्रम है, सरकारी कंपनियां हैं, उनके जो बिल्डिंग हैं, उनके जो एसेट हैं, उनको सेल करने का जिक्र है। आपके जहन में आएगा कि सरकार का काम धंधा करना तो था नहीं, ये धंधा क्यों करने लगी? धंधा इसलिए करने लगी क्योंकि सरकार की अपनी इकोनॉमी जो थी, इस देश में जो ऑटो मोड में चल रही थी, सरकार उसके भीतर भी पॉलिटिकल वे में घुस गई। और पॉलिटिकल वे में घुसते ही वो चीजें डगमगाने लगी। और वहां से जो भी सरकार ने मान लीजिए बैंक को कंगाल कर दिया, आरबीआई से मैक्सिमम डिविडेंड ले लिया सरकार ने इस देश के जो नियम कायदे बदले और जिस तरीके से वसूली शुरू की, उसमें बड़े सारे कॉरपोरेट्स ने अपने आप को ही दिवालिया घोषित कर दिया। उसमें अनिल अंबानी भी शामिल है। उसके बाद जो एनसीएलटी बनाई और कहा गया कि एक तरफ से दूसरी तरफ जो शिफ्ट किया जाए पैसे को, और कंपनीज को यह काम होना शुरू हुआ, तो जो बैंकों से लोन ले रहे थे उन्होंने कहा हम दिवालिया हो गए, हमारी एनसीएलटी में डालिए, आईबीसी में डालिए कंपनी को, और आपको जो कीमत लगाना लगाइए, जिसे बेचना है बेचिए, और उन कंपनियों को जो नई कंपनी हायर करेगी उनको बैंक फिर रियायत दे देगी। यानी एक ऐसी साइकिल जो पैसे से पैसा कैसे बन सकता है सिर्फ इसे ही देखेगी। लेकिन इसकी भी तो एक उम्र होगी। तो उम्र जो है 2022 के मार्च तक आते आते एक महीने में खत्म हुई कि अब हम डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से मुनाफा नहीं पा पाएंगे। तो हमने निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाया, और उसके आगे मार्च में तय किया गया इससे भी काम नहीं चलेगा। अब हमें इस देश की जमीनों को बेचना है जो कंपनियों से जुड़ी हुई है। अब यहां पर जब हमने निकालना शुरू किया कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिसकी जमीन है, जैसे भारत मूवर्स है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बीईएमएल, इसकी बेंगलोर में जमीन तकरीबन 123 एकड़ की जमीन है जो बिकने को तैयार है। मैसूर में तकरीबन 401 एकड़ की जमीन है जो बिकने को तैयार है। एचएमटी की बेंगलोर में तकरीबन 90 एकड़ की जमीन है जो बिकने को तैयार है। रेलवे के पास तकरीबन 11 लाख एकड़ की जमीन है, इसमें से लगभग 1.25 लाख एकड़ की जमीन बेचने की दिशा में सरकार बढ़ना चाहती है। और वो जो प्रोफेशनल्स को लेकर आई है, जब आप धंधा कर रहे हैं तो लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं, और नौकरी पर प्राइवेट सेक्टर के लोगों को प्रोफेशनल के नाम पर उठा रहे हैं। यानी ये आईएएस नहीं है, ये सरकार के इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर में जो जमीन बेचने खरीदने की परिस्थितियों को समझते हैं, उनको चंद वेतन पर उठाकर उनके जरिए जमीनों को वितरण के प्रोसेस में लाया जाएगा। यह भी अपने तरीके का भारत में पहली बार ही हो रहा है। जब हम अमृत बरस मना रहे हैं, आज़ादी के 75 बरस को जीना चाहते हैं, उस बरस भी ये पहली बार अपने तरीके से हो रहा है, इससे पहले कभी होता नहीं था। इसी तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री के पास जो जमीन है वह तकरीबन 18 लाख एकड़ की है। 18 लाख एकड़ में से लगभग 1.5 लाख एकड़ या उससे कुछ ज़्यादा 1.6 लाख एकड़ का ये, इस देश में 62 कैंटोनमेंट चलते हैं। उन कैंटोनमेंट का जो दायरा है, जहां पर आप देखते हैं कि कटीली तार बिखी हुई है या दीवार खड़ी हुई है, उसके बाहर जो जमीन है वह तकरीबन 16.5 लाख 16.35 लाख एकड़ आउटसाइड की जमीन है जिसको बेचा जाना है।
अब आप क्या करेंगे, उसको भी बेचा जाना है। यानी लगभग अगर रेलवे का निकालिए, डिफेंस का निकालिए, बीईएमएल भारत अर्थ मूवर्स का निकालिए, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का निकालिए, बीएसएनएल और एमटीएनएल का निकालिए, तो इस देश के भीतर में सरकार जो जमीनों को बेचने की स्थिति में आएगी वह तकरीबन मानकर चलिए कि 18 लाख एकड़ जमीन जो है उसको बेचा जाएगा। तो क्या हम इकोनॉमी को वाकई बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं? और जो अपने तरीके से हर दिन जो पेट्रोल डीजल 80 रुपए बढ़ रहा है, क्या किसी देश के लिए यह एक घातक इकोनॉमी है कि उस देश के लोगों को जहर धीरे धीरे दिया जाए? या फिर एक ऐसी परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था आकर अटक गई है जहां पर सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी देना है और वही कर्मचारी सरकार के गुण गाएंगे और सरकार की नीतियों के साथ चलेंगे, इंप्लीमेंट कराने की दिशा में रहेंगे, तो ही तो सरकार की महत्ता जनता तक पहुंचेगी। तो इसीलिए महंगाई भत्ता चाहे पेंशन धारकों को हो या कर्मचारियों को हो, लेकिन जब प्रोडक्शन इस देश के भीतर में नहीं होगा, इस देश के भीतर में अपने तौर पर रोजगार की परिस्थिति खत्म हो चली होगी, तो सरकार कहां से चीजें लाएंगी? अगला सवाल यह है, क्या ये जो कॉरपोरेट हैं, जो उद्योगपति हैं, जो पैसे वाले हैं, ये इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि इनको भी पता है कि आखिर में इस सत्ता की एक उम्र तो होगी, उस उम्र के पूरे होते ही उसके बाद इनके पास जो एसेट के तौर पर जो पीएसयूज होंगे, जो जमीनें होंगी, जो इमारतें होंगी, क्योंकि जिन इमारतों को बेचने का जिक्र है वो सभी शहरों में है और ये शहर दूसरे नंबर के शहर है, यानी महानगरों के बाद कुछ महानगर में भी है, जैसे बेंगलुरु तो महानगर में शरीक हो गया, हैदराबाद में ज़मीन है, मद्रास में ज़मीन है, मुंबई में इमारतें हैं, कुछ दिल्ली में बड़ी इमारतें हैं। ये जो अलग अलग कंपनियों के, इनको बेचा जाएगा। दो तीन सवाल हर जहन में तुरंत उठने चाहिए। जो नए लोग को रखा जा रहा है और सरकार जिस बिजनेस के काम को कर रही है और इसके पैरेलल में जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे थे, जिन चार पांच ऑर्गेनाइजेशन का हमने नाम लिया, जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर जो आपने डेवलप किया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है, ये लोग ओवरलैप तो नहीं करेंगे। तो सबको अलग अलग खाके में रखकर समझाया गया है कि सरकार को इस बरस का ये टारगेट है। ये टारगेट ऑफिशियली नहीं बताया जाएगा, पार्लियामेंट में सरकार नहीं कहेगी। पार्लियामेंट में सरकार ने सिर्फ एक ही बात कही है, जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, एनएमपी बनाई गई, उसमें कहा गया कि हम 6 लाख करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं। और उसमें जानकारी निकल कर आई कि सड़क, रेलवे और पावर और माइन, ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें से इस 6 लाख करोड़ में से लगभग 4 लाख करोड़ यहीं से आना है। बाकी 2 लाख करोड़ अलग अलग हिस्सों में है। वो होटल के हिस्से में है, वो स्टेडियम के हिस्से में है, वो अलग अलग सेक्टर के हिस्से में आएंगे। लेकिन ये कमाई सरकार को करनी है, ये डाटा जरूर बताया गया, लेकिन बाकियों का डाटा सरकार नहीं बता रही है। मसलन जैसे नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड जो है, ये टाटा को जिस रूप में दे दिया गया, तो किस रूप में दिया गया? जैसे एयर इंडिया को दे दिया गया, बहुत सस्ते में चीज़ें मिल चलती चली गई। तो आखिर के जो 5-6 सवाल हर जहन में उभरते हैं, एक तरफ सरकार बोझ डाल रही है, दूसरी तरफ सरकार अपने बोझ से मुक्त होने के लिए इस देश की संपत्ति को बेच रही है, तीसरी परिस्थिति है वह प्राइवेट सेक्टर जो खरीद रहे हैं, वह पैसा क्या वाकई उनको कोई लाभ है जो दे पा रहे हैं? उसको जब रीड किया गया तो पता चला कि जो कंपनियां सरकार के संपत्ति को खरीदती है, उसमें से एवरेज 60% पैसा जो है वह बैंक लोन पर उन कंपनियों को दे देते हैं जो कंपनियां सरकार से खरीद रही है। बैंक भी सरकारी, और वो लोन प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर कहां उस पैसे को दे रही है? सरकार को दे रही है। यानी बैंक को कंगाल बनाने की एक नई लाइन यहां भी खिंचती हुई नजर आती है। और दूसरी बात, कोई मॉडल इकोनॉमी का अगर नहीं बचेगा तो हम एक ऐसी परिस्थिति में आकर खड़े हो जाएंगे जहां जिम्मेदारी से मुक्त रहने के लिए हम बहुत सारे उपाय खोजेंगे। उन उपायों में रूस यूक्रेन युद्ध भी होगा, इंटरनेशनल मार्केट में क्राइसिस की बात भी होगी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र भी होगा, चाइना के साथ बिगड़ते रिश्तों का जिक्र भी होगा। और इस दौर में खास तौर से जब दुनिया भर के लोग भारत लगातार आ रहे हैं, चाहे वो अमेरिकन्स हों, चाहे वो रशियंस हों, चाहे वो इजराइल से आ रहे हों, चाहे चाइना से आ रहे हों, चाहे यूरोपीय यूनियन से आ रहे हों, भारत को एक मार्केट के तौर पर और यहां पर से क्या क्या चीजें निकाली जा सकती है, इस तौर को लगातार परखा जा रहा है।
और इस चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति में जो खास तौर से यूरोपीय यूनियन और जो रशिया के बीच की दूरी है या अमेरिका और रशिया के बीच की दूरी है, भारत जो चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति में आकर खड़ा है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, उसकी सबसे महत्वपूर्ण दुविधा यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कौन आएगा सामने। क्या रशिया आ जाएगा? क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट तेल देने लगेगा? एनर्जी के क्षेत्र में हम वाकई आगे बढ़ जाएंगे? अमेरिका को लेकर क्या हमारे बेहतरीन रिश्ते हो जाएंगे? कौन सी स्थिति है? खास तौर से तब जब हम क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज्ड कर चुके हैं 30% टैक्स के साथ। अगर क्रिप्टो करेंसी का प्रॉफिट जो है इस 30% के एट पार चला जाता है, यानी भारत की इकोनॉमी में जो लोग रुपए से बिजनेस करते हैं और वो 10% टैक्स देते हैं मान लीजिए, या 30% देते हैं जिनकी कमाई ज्यादा है, उसके एवरेज में अगर क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड मार्केट में ज्यादा मुनाफा देगी तो लोग क्रिप्टो करेंसी पर शिफ्ट हो जाएं। यह एक लीगलाइज्ड फॉर्म में आएगा और यह एक डिजिटल इकोनॉमी है, यानी किसी देश की राजनीतिक सत्ता के पास वहां की करेंसी भी उसके हाथ से निकल जाए तो सोचिए क्या स्थिति होगी। हम एक ऐसी इकोनॉमी को ना संभाल पाने के बाद उस इकोनॉमी को संभालने के लिए एक ऐसी परिस्थिति को गढ़ रहे हैं जिसमें लगातार जनता पर बोझ पड़ेगा ही, वो टैक्स का बोझ आएगा ही, महंगाई का बोझ आएगा ही। एक ऐसी सिचुएशन देश के सामाजिक सांस्कृतिक माहौल के भीतर भी बनेगी जो पूरी तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड होगी। और इस परिस्थिति में भारत के किसी भी विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई विजन निकलकर नहीं आएगा। उसके निशाने पर या तो नरेंद्र मोदी होंगे या आरएसएस होगी या फिर पॉलिटिकल चुनाव होंगे। विजन किस रूप में निकालना है जिससे जनता उस दिशा में देख सके, इस दिशा में चिंतन खत्म हो गया और एक ऐसे चिंतन की दिशा में देश बढ़ गया जहां पर उसे लगता है कि विरोध और आक्रोश, क्योंकि कोई दूसरा मॉडल निकल कर नहीं आ पा रहा है। सबको पता है भारत में रिफॉर्म का मॉडल की उम्र पूरी हो गई, अब उसके बाद एक नई दिशा में भारत को आगे बढ़ना था। लेकिन हमने जो लकीर खींची है उसमें एक ही लकीर बहुत साफ है कि हमारे घर में रखा हुआ जो भी सामान है अब इसको सेल करना शुरू करो, 2024 भी जीत जाएंगे। और अगर स्थिति और बिगड़ेगी तो अगर हम खींच पाए तो 2029 तक भी खींच लेंगे। लेकिन इस बीच में अगर स्थिति बिगड़ गई तो हम कह देंगे देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है, आप ही लोग संभालिए, हमें क्या है। तो फकीरी में देश को लाकर, झोला उसी के हाथ में थमाकर एक ऐसी अर्थव्यवस्था का खांचा 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर से शुरू हो रहा है जिसकी शुरुआत कल से होगी। और आप इसको महसूस मत कीजिए, बल्कि हर दिन हर क्षण अब जो भी चीज़ लाने जाते हैं या जो भी चीज़ खरीदेंगे उसकी कीमतों से एहसास करते हुए इस बात को सोचिए, क्या वाकई जो रोजगार कर रहे हैं और 2 पहिया वाहन पे जाते हैं उनकी कमाई इतनी बढ़ेगी कि वह पेट्रोल बढ़ती हुई की कीमत के साथ चल सके? या जो भी टैक्स लग रहे हैं, यहाँ तक कि पीएफ भी जब उसके दायरे में आ गया तो फिर बचा क्या है? भविष्य छोड़ दीजिए, मौजूदा वक्त में वर्तमान भारत को संभाल लीजिए, यही बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।